नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सबसे स्पेशल, सबसे खास शो। मैं हूं आपके साथ आलोक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा सबसे खास शो होता है और इस शो के जरिए हम उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में अपना एक मुकाम पाया है और जिन उत्कृष्ट विभूतियों से हम आपको अवगत कराते हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा सा बेहतर सा काम किया है। और वो क्षेत्र चाहे कोई भी हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिकल का हो या फिर वो क्षेत्र पर्यावरण का हो। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने पर्यावरण क्षेत्र में बेहतर काम किया है, कई सम्मानों से जिनको नवाजा जा चुका है। गौ संरक्षण पे काम किया है जिन्होंने, गौरैया संरक्षण पे काम किया है, नदियों पे काम किया है, पर्यावरण पर काम किया है और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जिस तरीके से अगर विद्या जो योजना है, कार्यक्रम दूरदर्शन के जरिए भी वहां पर अपने कार्यक्रमों के जरिए बेहतर जानकारी दे रहा है और कोरोना काल में भी इनके कार्यों की काफी सराहना हो रही है। ऐसे ही एक पर्यावरणविद, एक शिक्षक के तौर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं सुशील द्विवेदी जी। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस सबसे स्पेशल शो में। आपका एक दौर है जब शिक्षक की बात की, जब साइंटिस्ट की बात की, तो शिक्षक से लेकर के और एक साइंटिस्ट का जब पर्यावरणविद की जब हम बात करते हैं, ये सफर को लेकर के और ये निरंतर अनवरत आगे बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? पहले तो आलोक जी बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे मौका दिया, मुझे बुलाया और अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकूं, उनके लिए मुझे आपने एक मौका दिया। जैसा कि आपने कहा कि मुझे ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो इसकी अगर शुरुआत देखी जाए तो ये लगभग 40-45 साल पुराना एक मुझे जाना पड़ेगा अपने जीवन के उस दौर में, जब मेरा जन्म बुंदेलखंड के एक रिमोट, बहुत दूर दराज के गांव में हुआ और बचपन बड़ी कठिनाई में, बड़ी ही तकलीफ़ों में गुजरा। मतलब गांव में स्कूल कक्षा 5वीं तक था, सरकारी स्कूल से जैसे हम और आप सब लोग पढ़ते हैं, वहाँ स्कूल से हम लोग पढ़े। ना अच्छी बिल्डिंग, ना जैसी सुविधाएं उस समय मिलती थी, लेकिन प्रकृति के साथ एक रिश्ता बनता गया। नेचर के साथ, नेचर की गोद में, प्रकृति की गोद में हम लोगों ने लोगों के बच्चों के साथ रहकर और आम लोगों के साथ जुड़कर एक जो शिक्षा ग्रहण की, और साथ में उस शिक्षा के दौरान एक आपने कहावत सुनी होगी कि जाके पाँव ना फटे बिमाई बौका जाने पीर पर आई। मतलब जो कि बुंदेलखंड से ताल्लुक़ रखते हो, बुंदेलखंड का नाम जब भी आता है तो आप देखते हैं कि पानी की बदहाली, जहाँ पर किलोमीटरों दूर तक पानी नहीं है, या फिर बारिश अच्छे से नहीं हो रही है, या देख रहे होंगे वहाँ पर किसान आत्महत्या करते हैं, या अंधेरे का नाम बुंदेलखंड है। बिजली तो आती ही नहीं थी, लालटेन या हम लोग दिए को जला के या ढिबरी को जला के पढ़ते थे। कभी महीने में एक आध दिन लाइट आ गई तो बड़ी खुशियाँ हो जाती थी कि भाई लाइट आ गई है, और जल्दी जल्दी सब बल्ब जलाओ और थोड़ी देर के लिए मिलके फिर चली जाती थी। तो कुल मिला के पानी की जब दिक्कत देखी कि जिस पानी के लिए, जिस पानी को से मेरा आपका शरीर लगभग 70% बना हुआ है, लगभग शरीर के हर हिस्से में पानी ही पानी है और पानी का बहुत बड़ा मूल्य है मेरे आपके जीवन में, लेकिन वो पानी बहुत कठिनाई से मिलता था वहाँ पर। कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। आज भी वही कुछ कमोवेश स्थिति है। वो स्थिति है बुंदेलखंड की। उस इलाके से आते हैं सुशील जी, लेकिन संघर्ष अनवरत सुशील जी का जारी रहा। जब बुंदेलखंड को लेकर के जब बात की जाती है, जब पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बुंदेलखंड में तो कई ऐसे गांव हैं सुशील जी जहां पर लोगों की, लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, वो खबर भी बड़ी हुई थी और सदन में उसकी भी गूंज उठी थी जब बुंदेलखंड को लेकर के बात करें। घास की रोटी किस तरीके से खाई गई थी, वो बुंदेलखंड है। लेकिन उसी बुंदेलखंड से आज देखिए विदेश की धरती पर, देश से विदेश की धरती पर भी अपना नाम कमा रहे हैं। लोगों को किस तरीके से लोग उन्हें पढ़ते हैं, आत्मसात करते हैं, ऐसे सुशील जी हमारे साथ हैं। सुशील जी, जब आपने वहां पर प्रारंभिक पढ़ाई करी, उसके बाद फिर तभी से मन बना लिया था कि हाँ, क्या कुछ ऐसा करना है जो वाकई में अपने आप के लिए कहीं ना कहीं एक मिसाल बने? देखिए आलोक जी, हम लोग एक ऐसे देश से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ का मुझे लग रहा है प्रत्येक विद्यार्थी में ये जन्म से ही ये कहते हैं ना
कि ये संघर्ष करने की आदत आती है, क्योंकि भारत का विद्यार्थी वो है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पढ़ता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में वो संघर्ष करके आगे बढ़ता है, और ये हमारे देश की खूबी है, हम लोगों को जो संस्कार मिलते हैं। तो मेरे गांव से जो इंटरमीडिएट वाला स्कूल था वो करीब 20-22 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग वहाँ एडमिशन करवाया गया, फिर वहाँ पढ़े, शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि गांव के पास स्कूल नहीं था। फिर जब हमने वहाँ अपना पढ़ाई के दौरान, पढ़ने में अच्छे थे और चीज़ों को समझते थे। ये था कि चूँकि हमारे माता पिता और हमारे जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग, जिनका गांव में तो पूरा सभी को हम लेके चलते हैं और सभी से हम कुछ सीखते हैं, तो उनसे जो प्रेरणा मिली, एक संयुक्त परिवार जिसे हम संयुक्त परिवार के, तो ये था कि कुछ अच्छा करेंगे। मतलब ये कुछ नहीं था कि किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, किसी भी करियर को आत्मसात करेंगे, लेकिन करेंगे अच्छा, मतलब कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि लोगों के लिए कुछ भला कर सकें, क्योंकि परेशानियां जीवन में देखी थी। तो और मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उन्होंने बचपन से मुझे ये चीज़ें सिखाई कि बेटा ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता, यानी कि जो डीएनए था वो शिक्षक वाला ही था। शिक्षक वाला था। और साइकिल का बहुत ही अच्छा उपयोग किया, और मतलब जीवन में साइकिल, और इसके बाद फिर जब पढ़ के वहाँ से निकले तो प्रयागराज की धरती आ गए, तो वहाँ से बुंदेलखंड ट्रेन चलती थी, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस, उसका खूब उपयोग किया। मतलब दोनों एक ऐसे साधन हैं जो आज की दौर में पर्यावरण हितैषी कहलाते हैं, और जो कार्बन इमिशन जिस पे बड़ी चर्चा हो रही है, कार्बन फुटप्रिंट कहा जा रहा है, प्रकृति हितैषी ऐसे ट्रांसपोर्ट के माध्यम करें, तो इनका खूब उपयोग किया। और फिर जीवन ऐसे कुछ बनता चला गया, अच्छे लोगों के साथ मिलते गए, और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से होते हुए और केंद्रीय विद्यालय संगठन में मुझे पढ़ाने का मौका मिला शिक्षक के रूप में। पीजीटी कहलाते हैं, जो कि 11वीं 12वीं की कक्षाएं लेते हैं जीव विज्ञान विषय में। वैसे मेरी पढ़ाई अधिकतर काम जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी में हुआ था, लेकिन चूंकि प्रकृति से बहुत करीब का रिश्ता था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। पेड़ पौधे, जीव जंतु और अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को बच्चों तक सरल ढंग से पहुंचाने का मुझे मौका मिला। यही शायद एक विशेषता है, और इसीलिए आज हमने खास टीवी 27 न्यूज़ के इस सबसे स्पेशल शो में आमंत्रित किया है। किस तरीके से प्रकृति का जो प्रेम है, और ये प्रेम अनवरत जारी है, और खुद तो सीखा ही सीखा, साथ ही लोगों को भी, आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं उनको भी किस तरीके से सिखा रहे हैं, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण का संदेशा दे रहे हैं। आप लोगों को सिखाते हैं, आप बाहर जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, स्कूली बच्चों को, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी देते हैं, तो ये चीज़ें आपको किस तरीके से और लोगों को प्रेरित करती हैं कहीं ना कहीं, हाँ और भी लोगों को जुड़ना चाहिए इस मुहिम से? देखिए आलोक सर की एक चीज़ है, मैं जब स्कूल एजुकेशन में आया तो मुझे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे ऊर्जावान चेहरे मिले, क्योंकि बच्चे ऊर्जावान होते, बेफिक्री के जीवन जीते हैं, और उनके अंदर बहुत बढ़िया इनोवेशन होता है, वो जो सोच लेते हैं वो करके दिखाते। तो मेरी विज्ञान यात्रा जब शुरू हुई उनके साथ, तो मैंने ये महसूस किया कि उनके अंदर नवाचार भरा हुआ है कूट कूट के, और अगर हम उनको बचपन से ही उन्हें जागरूक कर दें, बचपन से ही उन्हें हम अच्छे संस्कार दे दें, तो आगे चल के वो दिन दूर नहीं कि जो जिन परेशानियों से लड़ने में हमें बहुत ऊर्जा बर्बाद करनी पड़ती, बहुत संसाधन बर्बाद करने पड़ते, काफ़ी हद तक उससे हमें आपको मुक्ति मिलेगी। तो मैंने विज्ञान को पर्यावरण के साथ जोड़ने का काम किया। मैं चूँकि जीव विज्ञान का शिक्षक था, तो मैंने अपने करीब में देखा कि जो हमारा नेचर है, जो प्रकृति है, ये एक्चुअली महसूस हुआ कि यही सुप्रीम गुरु है। मैंने किताबें पढ़ी तो बहुत सारी ऐसी लिटरेचर मिली, और तब जाना कि जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो सब हमारे जीव जंतु, पेड़ पौधे जो लाखों करोड़ों वर्षों से यहाँ धरती पर रह रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे अनुकूलन हुए, उनको एडेप्टेशन हुए, उन्होंने जिस प्रकार की जीवन प्रक्रिया अपनाई, उसी को हम और आप लोग कॉपी कर रहे हैं। जब भी हमें आपको कोई परेशानी होती है तो हम प्रकृति की तरफ ही देखते हैं। ये मतलब आप भी कभी देखिएगा, कोई भी चीज़ आप देखिए, उसमें कहीं ना कहीं से प्रकृति के से हम प्रेरणा, मिसाल के रूप में आज के दौर में बुलेट ट्रेन बनाने की बड़ी चर्चा हो रही, तो बुलेट ट्रेन का जब आविष्कार हुआ तो उसकी डिजाइन
पूरी तरह से सफल नहीं हो रही थी, और उसकी फिर डिजाइन को मॉडिफाई किया जापान में, और आपने देखा होगा आगे की तरफ नुकीला कर दिया गया है, और वो किंगफिशर की जो चोंच होती है उससे इंस्पायर होकर लिया गया। आज हम और आप लोग गगनयान या तमाम प्रकार के जो चीज़ें उपयोग कर रहे हैं उसमें वेलक्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन गगनयान नासा मिशन में भी हुआ, हम लोग जैकेट या शूज में भी वेलक्रो देख रहे हैं। वो वेलक्रो एक्चुअली हम और आप लोग जब खेतों की तरफ जाते, बचपन में आप भी गए होंगे, मैं भी अभी भी जाते, तो देखा होगा एक प्रकार का एक वीड होता है जंगली, वो कपड़ों में चिपक जाता है, और उसी का स्टडी करके कि वो उसके अंदर कैसे हुक्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनकी वजह से ये चिपक जाता, वैज्ञानिकों ने वेलक्रो का आविष्कार किया। ऐसे ही तमाम ऐसी घटनाएं हैं, चाहे रडार का खोज हो, वो बैट इंस्पायर्ड हुआ है, मतलब चंगबादर जो होती है उससे, या सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये डॉल्फिन से इंस्पायर होके किया गया है। और आज तो मैं और आप जो ये कपड़े पहने हैं, ये आमतौर पे हम और आप लोग देखेंगे कि बहुत 10-15 दिन बहुत इस कोट को पहनेंगे, इसके बाद कहीं ना कहीं से गंदा हो जाएगा या इसमें से गंदी स्मेल आने लगेगी। लेकिन आज की डेट में ऐसे कपड़े राजा साहब प्रकृति से प्रेरणा लेके बनाए जा रहे हैं कि जो महीने 2 महीने आप पहनेंगे वो गंदे नहीं होंगे, उनमें डस्ट नहीं रहेगी, और वो उनमें सुप्रा हाइड्रोफोबिसिटी का भी गुण डाला जा रहा है, जो कि लोटस एक कमल का जो प्लांट होता है उसकी पत्तियों के ऊपर हाइड्रोफोबिक सरफेस होती है, उससे इंस्पायर होके ऐसी सरफेस बना रहे कि जो पसीना भी नहीं सोखेगा, बारिश में भी नहीं वो होगा, भीगेगा, और डस्ट भी नहीं आएगी। मतलब प्रकृति से प्रेरणा लेके नवाचार आविष्कार करने की हमने ठानी। और इसके पीछे की एक कंसेप्ट थी, एक सोच ये थी कि जब हम विज्ञान को प्रकृति के साथ जोड़ देंगे तो जो बच्चा है वो आविष्कार नवाचार ये सारी चीज़ें करेगा, और जब उसको आविष्कार नवाचार के लिए एक मिलेंगे, जगह जगह से मॉडल्स मिलेंगे प्रकृति से, तो वो प्रकृति बचाने की भी सोचेगा। मतलब वो ये सोचेगा कि ये प्रकृति सभी की है, ये किंगफिशर की भी है, ये हमारे आसपास हाथी पाया जा रहा, वो भी किसी ना किसी प्रकार से इतना बड़ा शरीर है, उसका भी प्रकृति में इकोसिस्टम में योगदान है, एक साथ 400-500 लीटर पानी पीता है, इतना सारा भोजन करता, और 8-10 किलोमीटर पर डे चलता है, और वहाँ जाके बीजों का प्रकीर्णन करता है। ऐसे ही चिड़िया हो सकती है, आपने गौरैया की चर्चा की थी जैसे, है ना। प्रकृति की जिस तरीके से आपने बात की, प्रकृति एक हद तक छेड़छाड़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जिस प्रकृति प्रेम को लेकर के बताया आपने, और छात्र छात्राओं के बीच लोग भी अब उसको समझें कहीं ना कहीं इस प्रकृति प्रेम के बारे में, क्योंकि इसके अंदर अनगिनत चीज़ें कहीं ना कहीं छिपी हुई हैं। और चाहे उसी में हम चाहे गौरैया संरक्षण को लेकर के आप बात करें, आप अभी बता रहे थे गौरैया संरक्षण को लेकर के, जो अब विलुप्त सी किस तरीके से, एक तरीके से कहा जाए प्रजाति हो रही हैं, उन पर भी लगातार आप काम कर रहे हैं, उनको संरक्षण कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको किसने प्रेरित किया, या खुद से लगा कि हाँ मुझे इस पर काम करना है? राजा साहब, मेरा आपका जीवन वही बात है कि गांव में बीता, और जो लोग गांव में रहते हैं वो बहुत अच्छे से देखते हैं कि उनके चारों तरफ चूं चूं करके गौरैया बचपन में उनकी छत पर, उनकी मुडेड़ पर, उनके आसपास आती थी, और ढेर सारी खुशियाँ बिना किसी खर्च के दे के चली जाती थी। और वो चिड़िया कहीं ना कहीं से आपकी दादी नानी या मेरी माँ से जुड़ी हुई थी। जब घर का कुछ भी गेहूँ या हुआ, बाजरा हुआ, कोदो हुआ, या जो भी ज्वार बाजरा, उसको में से कुछ अंश उसको हम लोग खिलाते थे। साथ में उस समय के जो हमारे पुराने जो कह सकते हैं कि पहले की जनरेशन के या पूर्वज कह सकते हैं, उनका दिल बड़ा था। वो लोग गौरैया को अपना मानते थे, मतलब उनके अपने घरों में गौरैया रहने आती थी। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ तो मैंने ये महसूस किया कि हम और आपका दिल छोटा होता जा रहा है। हम लोग अपने लिए तो बहुत अच्छा महल बना रहे, लेकिन गौरैया के लिए कुछ नहीं दे रहे। मैं चूँकि जीव विज्ञान का था तो मुझे ये चीज़ें तुरंत इसलिए समझ में आई कि गौरैया का मेरे आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मतलब आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि गौरैया गायब हो जाएगी तो बहुत सारे फल हैं वो मुझे आपको शायद खाने को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसका पॉलिनेशन नहीं होगा, वो फल बनेंगे नहीं। और तो गौरैया की तो बात छोड़िए राजा साहब, मैं आपको एक छोटे से क्रिएचर मधुमक्खी की बात करूं। बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन 60 से 70% के आसपास पॉलिनेशन के लिए जिम्मेवार है।
और मधुमक्खी या बटरफ्लाई, आपने तितलियां गायब हो जाएं, यूजफुल इंसेक्ट गायब हो जाएं, तो मेरी आपकी थाली में भोजन नहीं आएगा। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास शो में। सुशील द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लगातार किस तरीके से आप अपने कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, एफएम के माध्यम से आपको लोग सुनते हैं। देखिए, रेडियो पे भी और टेलीविज़न पे लोग देखते भी हैं, और आज वही सुशील जी हमारे टीवी 27 न्यूज़ के स्टूडियो में भी हैं। देखिए, जब हम बात तो लगातार सुशील जी से कर ही रहे हैं कि सुशील जी अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ काम कर रहे हैं, कौन कौन से सिस्टम को लेकर के अभी काम कर रहे हैं, लेकिन जब एक यूपी का लाल अब आजकल विदेशी सरजमी पर नाम कमा रहे हैं और लोग उन्हें जानते हैं, सर जब कैसा लगता है जब लोग कहते हैं कि भाई ये तो यूपी से हैं और यहाँ पे कितना आप नाम रोशन कर रहे हैं, तो खुद को कैसा महसूस होता है उस वक्त लगता है कि सारी मेहनत एक तरफ और अब देखिए नाम रोशन हो रहा है। देखिए राजा साहब, सब कुछ इस देश की धरती से मिला है, आप सबके प्यार से मिला है, आप सब लोगों की दुआओं से जो हम और आप लोग मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने भारतीय ज्ञान कौशल और भारतीय ज्ञान पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मौका दिया है कि मैं बाहर जाके अपने भारत का लिए, जो भी भारत का एक गौरवशाली एक ज्ञान पद्धति है, नॉलेज सिस्टम है, और उसको मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ के किस प्रकार से प्रचार प्रसार में योगदान दे सकूं, उसके लिए एक मौका दिया है। और इसके लिए मैं कहीं ना कहीं से आप सबका और साथ में भारत सरकार का बहुत आभारी हूँ, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी साहब का, जिन्होंने लगातार मुझे मौका दिया। प्रधानमंत्री विद्या चैनल के माध्यम से कोविड में जब पूरे दुनिया की शिक्षा व्यवस्था रुकी हुई थी, तो प्रधानमंत्री विद्या चैनल शुरू किया गया और मुझे एक संसाधक के रूप में दायित्व मिला। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के बारे में जरा बताइए, और इसका प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है, लोगों तक कैसे सहज कराई आपने ये शिक्षा? देखिए, बहुत सारे बच्चों को आजकल पता नहीं रहता है, वो कहीं और तलाशते हैं ज्ञान का स्रोत, जबकि सरकार ने उनके लिए बहुत अच्छे और बहुत कम मूल्य पर ऐसे प्लेटफॉर्म दिए हैं जहां वो जाके अपने जो उनके पाठ्यक्रम से संबंधित चीज़ें हैं उनको बड़े अच्छे से उनको आत्मसात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री विद्या चैनल है, और ये कोविड काल में इसकी घोषणा की गई थी और आज लगभग 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां साल चल रहा है। और तो ये किस खास वर्ग के लिए है ये योजना? कहाँ कौन कौन से छात्र वहाँ पे सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को भी सर। कक्षा 1 से लेके कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए ये योजना है। और सबसे अच्छी बात है, हम लोग उत्तर प्रदेश में यहाँ बैठे हुए हैं, तो आमतौर पे बच्चे समझते हैं कि हिंदी में शायद नहीं होगा, और लेकिन वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल पर अधिकतर लेक्चर्स को अब हिंदी में, और हिंदी और इंग्लिश जिसे कहती है अपनी भाषा में भी उसको प्रसारित किया जा रहा है। मतलब वो बात नहीं रही, पहले हम और आप लोग राजा साहब पढ़ते थे तो आमतौर पर जो इस प्रकार के जो माध्यम होते थे, दूरदर्शन या अलग अलग, वहाँ पर इंग्लिश में ही अच्छी कंटेंट मिलती थी। लेकिन वर्तमान समय में सरकार ने इस तरफ फोकस किया है कि बच्चों को उनकी अपनी भाषा में, तो अलग अलग भाषाओं में भी ये हो चल रहे हैं, और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी हैं, और कक्षा 1 से 12वीं, और बच्चा जब चाहे तब इसे देख सकता है। NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पूरे समय डाले जाते हैं। सारी सामग्री भी मिल सकती है, जो जितना भी मटेरियल है। लेकिन बड़ी बात यह कि हम एक बहुत जनरल वे में हम आपसे चीज़ें कुछ पूछ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जब आज के समय में, जब वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के जब हम बात करते हैं, तब आज बच्चे के पास सब कुछ है आज इतना, लेकिन उसके बाद भी किस तरीके से जो बच्चे हैं पूरी तरीके से यूट्यूबर किस तरीके से हो रहे हैं, पूरी तरीके से बेस्ड हो रहे हैं, तो ये चीज़ें जो कैसे बदल सकती हैं आने वाले समय में? देखिए राजा साहब, आज हम और आप लोग जिस पीढ़ी में का नेतृत्व कर रहे हैं, मतलब उन जिन बच्चों को देख रहे हैं, और जो अपनी पीढ़ी थी उसमें अंतर है, उसको हमें आपको समझना पड़ेगा, और इसमें खुशीपूर्वक समझना पड़ेगा, क्योंकि आज के बच्चे के पास तो आज आप हमें बताइए समझ के, और उसका निदान भी क्या है, तभी आज हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता भी साबित होगी। निदान देखिए रजा साहब, ये है कि आज के बच्चे के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे के पास सूचना शिक्षक से पहले पहुंच जाती है, क्योंकि हर चीज़ आजकल डिजिटलाइज है, बच्चों के पास सोर्सेस खूब हैं। तो सबसे पहली जो मुझे एक चैलेंज नज़र आता है एज ए शिक्षक, कि मैं अपनी कक्षा में अपने बच्चे को संस्कार दूं। सबसे पहला जो मुझे संस्कारों की उनके अंदर कमी होती जा रही।
वो संस्कार ये हो सकते हैं कि वो अपने माता पिता का सम्मान करे, वो अपने बड़ों का सम्मान करे, वो अपने प्रकृति का करे, वो अपने आसपास के जो भी परिवेश है उसको बचाने में करे। मतलब उनके अंदर अच्छी आदतों को हमें आपको पल्लवित और पोषित करने में मदद करना। पहली चीज़ जो आज नहीं मिल पा रही, वो तो नहीं मिल पा रही, वो एआई भी नहीं दे रहा, वो कहीं भी नहीं मिल रही, वो तो उसका अभी सब्स्टिट्यूट भी मुझे और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये, और दूसरी चीज़ हमें बच्चे को चैनलाइज करना है। उसके सामने इतनी सारे सूचना के माध्यम हैं। अब ये ड्यूटी मेरी आपकी बनती है, शिक्षकों की ड्यूटी पहले से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई, क्योंकि पहले तो शिक्षक जाता था और पूरी कक्षा का मतलब वन मैन शो होता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। बच्चे क्रॉस क्वेश्चन, बच्चों के पास इंफॉर्मेशन है, हो सकता है वो वहीं पर भी मोबाइल भी रखें और तुरंत खटाक से गूगल करके आपसे प्रश्न कर सकते ये आप अपना अनुभव बता रहे हैं, बच्चे आपसे पूछते होंगे फिर हाँ, क्रॉस क्वेश्चन, फिर कैसे उनकी जिज्ञासा शांत करते हैं आप? नहीं, वही तो कह रहे हैं कि वो जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिक्षक को अपडेट रहना पड़ेगा, अप टू डेट। आज के दौर में अगर हम ये कल्पना करें कि भाई शिक्षक पढ़ के बिना पढ़े क्लासरूम में जाए, तो मुझे लगता है कि जितना शिक्षक जितना हमारे बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा शिक्षक को पढ़ना। दूसरी चीज़, बच्चों को खेल खेल में सिखाना है। जैसे मैं जीव विज्ञान का शिक्षक हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ती, तो उनको हम कहते हैं क्लास से बाहर चलें, चलिए बाहर हम गार्डन में पढ़ाई करेंगे, घास पे बैठ के पढ़ाई करेंगे, इकोसिस्टम समझेंगे, हम क्या रिश्ता है, कैसे पॉलिनेशन हो रहा है। पहले किताबों में पढ़ते थे या वीडियो, जब बच्चे जाते हैं तो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, बात जोड़ते हैं। जब उनको हम अलग अलग गेम के माध्यम से जो खेल खेल में पढ़ाना चाहते, और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी आपने अगर उसकी पढ़ी हो जो भी पॉइंट्स हैं, तो उसमें एक ये है कि बच्चे को ऐसा ज्ञान दिया जाए कि वो प्रकृति के साथ जोड़ सके। मतलब लैब में या प्रयोगशाला में या क्लास है, उसके बाहर आपको बियॉन्ड द वॉल बाहर जाना है, और प्रयोगशाला से भी बाहर जाना, और बच्चे को प्रकृति की गोद में खेलने दिए, वहीं पर आप उसके साथ एंजॉय करिए, उसी के साथ चीज़ों को जोड़िए। प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति के संसाधनों की बात करते हैं, तो सुशील जी आने वाले समय में अभी हमें किन किन चीज़ों के लिए जद्दोजहद करनी है, उनसे क्या कुछ सबक लेना और किस तरीके से सावधान और चौकन्ने रहना है? एक पर्यावरणविद, एक साइंटिस्ट का संदेशा TV27 न्यूज़ के लिए। राजा साहब, वो दिन दूर नहीं कि हम और आप लोग, मेरे पास आपके पास पैसा होगा, लेकिन मेरे और आपके पास दुख के साथ कह रहा हूँ, बड़ी दुखद स्थिति है, ना तो पानी होगा और ना ही साफ हवा होगी। दो चीज़ों का सीधे सीधे परेशानी दिखाई दे रही है। आपने अभी 1 महीने पहले पूरे भारत के अलग अलग शहरों में कवरेज किया और बताया कि वायु गुणवत्ता किस प्रकार से बुरी हो गई है, और हम जिन शहरों में रह रहे हैं वहाँ जाने अनजाने 15 से 20 सिगरेट के बराबर धुआं ले रहे हैं। ये मुझे और आपको अब इससे बचना है तो क्या करें? इसके लिए हमें एनवायरमेंटल लिटरेसी करनी पड़ेगी। मतलब हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि पर्यावरणीय शिक्षा जरूरी, किस प्रकार से वो समझें। तो एक तो ये चीज़ें मुझे सीधे सीधे दिखाई दे रही हैं। एनवायरमेंटल लिटरेसी इज द नीड ऑफ आवर, आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हर व्यक्ति जाने, तो जब वो पर्यावरण को समझेगा, जानेगा, तो बचाने की भी सोचेगा और प्रकृति को भी बचाने की सोचेगा। अच्छा संदेशा था सुशील जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को पर्यावरण के बारे में बताया और बल्कि जागरूक किया, बल्कि सावधान रहने के लिए भी सचेत किया। साहब, मैं कहूँ कि हम हों, आप हों, कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपने आप को समझने की ज़रूरत है। और मुझे तो याद आ रहा है, जगजीत साहब ने एक जगह गाया भी है इसको कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हनूर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हर व्यक्ति को ये जानना है कि उसके अंदर असीमित क्षमता है, हर व्यक्ति बदलाव ला सकता है। छोटे छोटे प्रयास करने की ज़रूरत है, और वो कब वो चिंगारी एक बहुत बड़े लावा के रूप में, आग के गोले के रूप में, एक क्रांति के रूप में मुझे और आपको देखने को मिलेगी। वो दिन दूर नहीं कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जुड़े हुए इन सब चीज़ों पर हमने बात की। आपने भी बिल्कुल आज हमारे इस कार्यक्रम में आकर के क्रांति ला दी और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज TV27 न्यूज़ के इस खास शो में पर्यावरणविद, शिक्षक, साइंटिस्ट और भी तमाम सारी संस्थाओं से जुड़े हुए वैज्ञानिक हमारे साथ थे। सुशील द्विवेदी जी, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बताया और आने वाले समय में किस तरीके से अभी हमें संघर्ष करना है, और समस्या बताई, अगर समस्या है तो उसका निदान भी बताया।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। TV27 न्यूज पर बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।